आज हम लोग जानेंगे जावा के जंगल में हुए बदलाव। आखिर में जावा के जंगल में कौन कौन से बदलाव हुए, वहां पर ऐसा क्या हो रहा था जिसके कारण जो है वो बदलाव लाना पड़ा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है नयन और स्वागत करता हूँ आपका बिहारी मास्टर यूट्यूब चैनल पे। तो जावा को जो है वो आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादन द्वीप के रूप में जाना जाता है। पहले मैं ये बता देता हूँ, जावा जो है वो इंडोनेशिया में एक शहर का नाम है जावा। ठीक है, इंडोनेशिया में जो है, इंडोनेशिया में क्या है, तो एक शहर का नाम जावा है। तो जावा को जो है वो आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादन द्वीप के रूप में जाना जाता है। लेकिन यह जो था वो एक जमाने में क्या था, यहाँ पर जो है वो अधिक से अधिक क्षेत्र क्या था, तो वन के अंतर्गत आता था। क्या था, तो अधिक से अधिक क्षेत्र जो था वो जंगल का क्षेत्र पड़ता था। यहाँ पर इंडोनेशिया एक डच उपनिवेशिक था। जैसा कि हम देखेंगे, भारत व इंडोनेशिया के वन कानून में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में क्या था, तो इंडोनेशिया में जो था वो डच उपनिवेश था, जबकि भारत में क्या था, भारत में जो था वो अंग्रेज उपनिवेश था। अंग्रेज लोगों ने यहाँ पर कब्जा किया था और वहां पर जो है वो डच भाषी लोगों ने कब्जा कर रखा था। और भारत और इंडोनेशिया का जो वन कानून था उसमें जो है वो कई समानताएं थी। मतलब दोनों का वन कानून जो था वो लगभग लगभग जो था वो एक समान था। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। इंडोनेशिया में क्या है, तो जावा ही वह क्षेत्र है जहां पर डच भाषा के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, तो वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। यानी वन मैनेजमेंट का काम शुरू किया था, जंगल को जो है वो मैनेज करने का काम शुरू किया था। अंग्रेज की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। जैसे भारत में क्या हो रहा था, भारत में भी जो है वो अंग्रेज चाहते थे कि अच्छे प्रकार का जो है वो जहाज बने, अच्छा नाव बने, ताकि क्या हो, तो ताकि जो है वो नाव मजबूत हो। इसलिए वो क्या कर रहे थे, तो जंगल का सफाया कर रहे थे। ऐसा ही इंडोनेशिया में भी हो रहा था। इंडोनेशिया में भी जो डच के लोग थे वो चाहते थे कि जहाज जो है वो जावा के लकड़ी से बने। इसलिए वो क्या चाहते थे, तो वो इसलिए वो चाहते थे कि जावा का जो है वो लकड़ी हासिल हो जाए। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी जो थी वो 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदान में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। सन 1600 में जावा की आबादी कितनी थी, तो जावा की आबादी जो थी वो 34 लाख थी। कब, तो सन 1600 ईस्वी में जावा की अनुमानित आबादी, अनुमानित मतलब यहाँ पर कंफर्म ये नहीं बताया जा रहा है कि 34 लाख ही थी, एक अनुमान लगाकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जावा की आबादी जो है वो सन 1600 में जो है वो कितनी थी, तो 34 लाख के करीब थी। या हो सकता है वहां पर 34 लाख से ज्यादा हो या कम हो, एक अनुमान बता रहा है कि 34 लाख थी। लेकिन वहां पर जो है वो उपजाऊ मैदान में ढेर सारे गांव थे। उपजाऊ मैदान में क्या थे, तो ढेर सारे गांव थे, मतलब इतना गांव था जहां पर जो है वो उपजाऊ क्षेत्र था। लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले बहुत से समुदाय रहते थे। पहाड़ों में क्या थे, तो घुमंतू खेती करने वाले, जो झूम खेती होता था, झूम खेती जो होता था उसको करने वाले बहुत से लोग रहते थे। अब बात आता है कि जावा में जो लकड़हारे थे उनकी जिंदगी कैसी थी। उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जावा के लकड़हारे कैसे थे। तो जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। जावा में जो था वो कलांग समुदाय के लोग क्या थे, तो कुशल लकड़हारे थे और घुमंतू किसान थे। ठीक है, जावा में क्या था, तो कलांग समुदाय के जो लोग थे, कौन से समुदाय, तो कलांग समुदाय के जो लोग थे वो एक कुशल लकड़हारे थे। कुशल लकड़हारे मतलब उन लोगों को पता था कि लकड़ी से जो है वो कैसे कोई भी वस्तु बनाया जाता है, तो वो जो है वो एक कुशल लकड़हारे थे। और साथ साथ क्या थे, तो घुमंतू किसान थे। घुमंतू किसान मतलब जो झूम खेती करते हैं, जो घुमंतू खेती करते हैं उसे घुमंतू किसान कहा जाता है। तो कलांग समुदाय के लोग जो थे वो कुशल लकड़हारे थे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात पर आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की मातरम रियासत बटी तो 6000 कलांग परिवार को भी दो राज्यों में बराबर बांट दिया गया। जब 1755 में क्या हुआ, जब 1755 में जावा की मातरम रियासत बटी, जब जावा की मातरम रियासत जो है वो 1755 में दो हिस्सों में बट गई, तो 6000 कलांग परिवार को भी जो था वो दोनों राज्यों में बांट दिया गया। मतलब 3000 जो है वो इस साइड हो गए और 3000 लोगों को इस साइड रख दिया गया। तो इससे समस्या जो है वो एक उत्पन्न हो गई। ठीक है, इससे जो है क्या हो गया, तो इससे जो है वो एक समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि पहले जो था यहाँ पर टोटल जो थे वो, जब ये बटा नहीं था, जब जावा की मातरम रियासत बटी नहीं थी, तो यहाँ पर जो थे वो कितने थे, तो 6000 कुशल लकड़हारे थे। लेकिन जब ये बट गया दो हिस्से में, तो एक साइड 3000 हो गया, दूसरे साइड भी 3000 कुशल लकड़हारे हो गए। उनके कौशल के बगैर
सौगान की कटाई कर राजाओं के महल बनाना मुश्किल था। इनके कौशल के बिना जो था, जो सौगान की कटाई होती थी, देखो सौगान जो है उसे सागवान कहा जाता है, ठीक है, हमारी लैंग्वेज में उसे सागवान कहा जाता है। हमारी लैंग्वेज क्या, उसका नाम सागवान ही है। मैं ये बोल रहा हूँ हमारी लैंग्वेज में, हमारा लैंग्वेज क्या हुआ यार, साइंटिफिकली नेम है उसका। तो सौगान की कटाई मतलब इनके कौशल के बिना सागवान की कटाई कर राजा का महल जो बनाना था वो मुश्किल था। राजा का महल बनाना क्या था, तो मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वन पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके साथ जो है वो काम करे। जब डच ने जो है वो क्या किया, तो डचों ने 18वीं सदी में वन कानून पर नियंत्रण किया या वन पर नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है, नियंत्रण स्थापित नहीं किया, मतलब नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया था। तो उन्होंने भी ये ट्राई किया कि जो कलांग है वो क्या करे, तो वो जो है उनके लिए काम करे। किन के लिए, तो डच लोगों के लिए काम करे। सन 1770 में कलांग ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन यह विद्रोह को जो है वो दबा दिया गया। तो 1755 में जो है वो क्या हुआ, तो जावा की मातरम रियासत जो है वो बट गई, जिसके कारण 6000 कलांग परिवार जो थे वो आपस में बट गए। और जब 18वीं सदी में वन पर डचों ने नियंत्रण स्थापित किया, तो उन्होंने कोशिश की जो कलांग लोग हैं वो क्या करे, तो उनके लिए काम करे। लेकिन 1770 में कलांग ने डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन यह जो विद्रोह था उसे दबा दिया गया। यह जो विद्रोह था उसे क्या किया गया, तो दबा दिया गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया जावा के लकड़हारे के बारे में। अब हम लोग जानते हैं डच वैज्ञानिक वानिकी, यानी जब डच वैज्ञानिक थे उनका जो वानिकी का जो तरीका था, यानी बिजनेस का जो तरीका था, बिजनेस बोल रहा हूँ, वानिकी मतलब यहाँ पर हो गया वन को किस प्रकार जो है वो बढ़ाया जाए, वन का जो जंगल जो है उसको किस प्रकार बढ़ाया जाए। तो डच के जो वैज्ञानिक थे उनका क्या इस पर जो है वो प्रतिक्रिया था, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाके पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेश ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीण की जंगल तक पहुंचने पर बंदिशें थोप दी। जब 19वीं सदी में क्या हुआ, तो 19वीं सदी में डच लोग जो थे उन लोगों को लग रहा था कि अब जो है वो क्या किया जाए, तो अब जो है वो इलाके पर कब्जा कर लिया जाए। अब क्या किया जाए, तो इलाके पर नियंत्रण स्थापित करना इन लोगों को जरूरी लगने लगा। अब ये लोग सोच रहे थे कि जो इलाका है उस पर जो है वो नियंत्रण कर ले। तो डच उपनिवेशकों ने जावा में क्या किया, तो जावा में जो है वो वन कानून लगा दिया। जावा में क्या किया गया, तो जावा में जो है इन लोगों ने वन कानून लगा दिया। और इसमें क्या किया गया, इसमें जो है वो ग्रामीण को जंगल जाने के लिए पाबंदी लगा दी गई। जंगल जाने पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई कि तुम लोगों को जो है वो जंगल नहीं जाना है। क्या करना है, तो जंगल नहीं जाना है। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्य के लिए सिर्फ चुने हुए लकड़ी को काटा जा सकता था। इसके बाद क्या कहा, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि नाव या घर बनाने के लिए केवल चुना हुआ लकड़ी को ही काटा जा सकती है, और वह भी कड़ी निगरानी में। और क्या हो, तो वह भी जो है वो कड़ी निगरानी में ही किया जा सकता है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों जो है वो जंगल पर वन कानून लगा दिया, और ये लोग चाह रहे थे कि अब जो है वो लोगों पर भी जो है वो नियंत्रण स्थापित किया जाए, जिसके कारण इन्होंने जो है वो ग्रामीण लोगों को जंगल में जाने पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद जो है केवल नाव या घर बनाने के लिए ही उसी के खास उद्देश्य से जो है वो सिर्फ चुने हुए जंगल लकड़ी को काटा जाने लगा, जंगली लकड़ी को जो है वो काटा जाने लगा। और वही जो होती थी, मतलब जो ये जो कटाई होती थी वो बहुत ही निगरानी में होती थी। ग्रामीण को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवर पर चढ़कर आने जाने से दंडित किया जाने लगा। जो जंगल से गुजरने वाली सड़क होती थी, जो रास्ता होता था, उससे अगर कोई इंसान जो है वो घोड़ा गाड़ी या फिर कोई जानवर पे बैठ के पार हो जाता था ना, तो उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता था, उसके ऊपर जो है वो दंड लगाया जाता था। उसके ऊपर क्या किया जाता था, तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता था, उसको दंडित किया जाता था। और इन लोगों को जो है वो मवेशी चराने के लिए, मवेशी मतलब गाय भैंस बकरी चराने पर भी जो है वो पाबंदी लगा दी गई। और बिना परमिट के लकड़ी धोने पर अगर ये लोग पकड़े जाते थे तो उन्हें दंडित किया जाता था, ठीक है। यहाँ देखो ये चित्र में क्या दिया है, जंगल से सौगान की लकड़ी ले जाते मालगाड़ी औपनिवेशिक शासन का अंतिम दौर। तो ये जो मालगाड़ी है, ये जो ट्रेन है, ये क्या है, तो ये जो है वो सागवान की लकड़ी लेकर जा रहा है। तो कब लेकर जा रहा है, तो उस समय लेके जा रहा है जब औपनिवेशिक शासन का अंतिम दौर था, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि अगर कोई जो है बिना परमिट के पकड़ा जाता था तो उसे क्या किया जाता था, तो उसे जो है वो दंडित किया जाने लगा। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइन के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवा को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी।
तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में क्या हो रहा था, भारत में जो है वो पटरी की स्लीपर बनाई जा रही थी, जिसके कारण जो है वो पटरी, ये पटरी बोल रहा हूँ मैं, क्या क्या बोल रहा हूँ, तो रेल लाइन जो है वो रेल लाइन का जो है वो निर्माण हो रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, तो पटरी पर स्लीपर बिछाई जा रही थी, जिसके कारण क्या हो रहा था, तो लकड़ी जो है वो काटा जा रहा था। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा था, ऐसा ही जो है वो इंडोनेशिया में भी हो रहा था। इसलिए वन प्रबंधन और वन सेवा को लागू करने की आवश्यकता पैदा हो गई थी। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपर का निर्यात किया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक मील जो पटरी बिछाने में वो कितने स्लीपर की जरूरत पड़ती थी, इसको हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। तो उस चीज को जो है जरूर से जाके देख लेना, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर से जाके देख लेना। तो 1882 में क्या हुआ, तो केवल जावा से ही 2,80,000 स्लीपर का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठे को ढोने और स्लीपर को इधर से उधर करने के लिए क्या होना था, तो श्रम की आवश्यकता थी, मतलब मजदूर की आवश्यकता थी। ठीक है, ये बात यहाँ पर जो है वो कोई भी नहीं काट सकता है कि अगर लकड़ी जो है वो काटा जाए या फिर लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो उसके लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उस समय क्या था, उतना हाईटेक मशीन नहीं था। जो काम जितना भी काम होता था वो जो कौन करते थे, तो मजदूर लोग करते थे। तो जब लकड़ी ढोने के लिए मजदूर की आवश्यकता थी, तो डचों ने यहाँ पर जो है वो एक मतलब शातिर खेल खेल दिया। ठीक है, एक शतरंज का खेल खेल दिया। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जो है वो जंगल में खेती करने की जमीन पर जो है वो कुछ लोगों को कह दिया कि वहां पर जाके जो है वो खेती करो। ठीक है, जमीन पर क्या किया गया, तो जमीन पर जो है वो लगान लगा दिया गया, और इसके बाद जो है वो कुछ गांव को इस शर्त पर जो है वो मुक्त कर दिया गया, इस शर्त पर मुक्त कर दिया गया कि वो जो है वो सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो है वो सबसे पहले जमीन पर जो है वो जंगल की जमीन पर जो है लगान लगा दिया, उस पर जो है वो टैक्स लगा दिया। और कुछ लोगों को क्या किया गया, तो कुछ लोगों को कहा कि तुम जो है हमको भैंस दो लकड़ी ढोने के लिए, तुम जो है मुफ्त में भैंस दो, जिसके कारण क्या होगा, तुमको जो है वो हम क्या करेंगे, तुमको जो है वो हम खेती करने के लिए कुछ जमीन देंगे जिसमें कि तुम खेती करना। इस व्यवस्था को जो है ब्लॉन डॉग डी एस्टेन एंस्टेन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, ये जो व्यवस्था थी, मतलब तुम जो है तुमको खेती करने के लिए हम थोड़ा सा जगह देंगे, लेकिन जो है वो तुमको क्या करना होगा, तुमको जो है हमको बैल देना होगा, लकड़ी ढोने के लिए जो है वो बैल देना होगा, क्योंकि बैलगाड़ी से लकड़ी ढोया जाता था, तो लकड़ी ढोने के लिए बैल देना होगा। तो ये जो व्यवस्था थी इसको क्या कहा गया, तो ब्लॉन डॉग डी एंस्टेन के नाम से जाना गया। ठीक है, ये जो व्यवस्था थी उसे किस नाम से जाना गया, तो ब्लैंड डॉग डी एंस्टेन के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्रामवासियों ने लगान माफी के बजाय थोड़ी बहुत मेहनत मानता को दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के लिए उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। ठीक है, बाद में क्या हुआ, तो वन ग्रामवासियों को लगान माफी के बजाय जो है वो थोड़ी बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के लिए उनके अधिकार जो है वो सीमित कर दिया गया। मतलब लोगों को क्या हुआ, तो लगान माफी करने के बजाय क्या किया गया, तो उनको जो है उनका तो मतलब थोड़ा बहुत मेहनत का पैसा दिया जाने लगा, लेकिन उनका जो खेती करने का जो भूमि था उसको सीमित किया गया। पहले जो है मतलब क्या कहा गया कि तुम जो है हमको भैंस दो, हम तुमको खेती करने का जमीन देंगे, लेकिन बाद में जो है वो सरकार सोचा कि ऐसा करते हैं, लगान को जो है वो हम लगाए रखते हैं, क्योंकि लगान से पैसा आ रहा था। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मुफ्त में कोई जो है किसी को जमीन दे देगा। तो सरकार ने भी वही किया, बाद में जो है वो लगान लेना चालू ही कर दिया, लेकिन अब क्या किया, अब जो है वो लोगों को जो है उसकी मेहनत के लिए कुछ पैसा देने लगे, जिससे जो है वो लगान भर सके, और जो भूमि था, जो खेती करने का भूमि था, उसका अधिकार को जो है वो सीमित कर दिया। ठीक है, उसको क्या किया गया, तो सीमित कर दिया गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि डच वैज्ञानिक वानिकी जो था वो किस प्रकार था। तो इसमें जो था वो 1882 में जो है वो जावा के जंगल से 2,80,000 स्लीपर का निर्यात किया गया। ठीक है, हम लोगों ने ये जाना। और लोग जो थे, अगर लोगों को जो है वो जंगल के सड़क से अगर लोगों को जो है वो जानवर के साथ देखा जाता था तो उनको जो है वो दंडित किया जाता था। अगर जानवर पर बैठ के लोग जो है वो पार होते थे तो उनको दंडित किया जाता था। ठीक है, उसके बाद जो है कहा गया कि तुम हमको भैंस दो और उसके बदले हम जो है वो तुम्हारा लगान मुक्त करेंगे, तुमको जो है वो खेती करने का जमीन देंगे। इस व्यवस्था को ब्लॉन डॉग डी एंस्टन के नाम से जाना गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो पढ़ लिया। अब हम लोग जानेंगे सामिन की चुनौती। सामिन की जो चुनौती थी वो क्या थी। सामिन जो है वो एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो सन 1890 के आसपास सागवान के जंगल में स्थित रांदू रांदू बलातुंग गांव के निवासी सुरो
नितको सामिन ने जंगल पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा कर दिया। तो सामिन जो था वो मतलब सवाल एक खड़ा कर दिया कि आखिर में जंगल पे जो है वो राजकीय मालिकाना हक जो है वो किसका है, जंगल पर जो है वो किसका हक है, आदिवासियों का है, जो जंगल के निवासी है उनका है, या सरकार का है। इस पर जो है वो सामिन ने क्या किया, तो सामिन ने जो है वो एक सवाल खड़ा कर दिया। इसीलिए यहाँ पर जो पॉइंट दिया है इसका नाम है सामिन की चुनौती। तो कब किया, तो 1890 के आसपास सागौन के जंगल में स्थित, कहाँ, तो सागवान के जंगल में स्थित रांदू बलातुंग गांव के निवासी, याद रखना रांदू बलातुंग गांव के निवासी सुरोनितको सामिन, ठीक है, याद रखना रांदू बलातुंग गांव का था। ये जो सामिन था वो कहाँ का था, तो सागौन जंगलों में स्थित रांदू बलातुंग गांव का रहने वाला था। उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया, कहा कि आखिर में जो जंगल पर मालिकाना हक है वो किसका है। उनका कहना था क्योंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उस पर जो है उसका अधिकार नहीं हो सकता। इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी जो है वो कोई राज्य यानी सरकार का बनाया हुआ नहीं है, वो किसका बनाया हुआ है, तो ये जो है वो पूरी तरह प्रकृति है, इसलिए उन पर जो है वो सबका अधिकार होना चाहिए। उस पर जो है वो मनुष्यों का अधिकार होना चाहिए, ना कि राज्य का अधिकार, मतलब सरकार का अधिकार जो है उस पर नहीं होना चाहिए। ये जो सवाल खड़ा किया था, तो ये सवाल जो है वो सामिन ने खड़ा किया था, ठीक है। इस आंदोलन को संगठित करने वाले में सामिन का दामाद भी सक्रिय था। तो सामिन का जो दामाद था वो भी इस आंदोलन में जो था पूरा एक्टिव था। वो कह रहा था कि सामिन सामिन जी की जय हो, सामिन जी की जय हो, सामिन ससुर जी की जय हो, क्योंकि सामिन जो था उनका ससुर जी था। और तो सामिन का दामाद भी जो था वो बहुत ज्यादा इसमें एक्टिव था। 1907 तक 3000 परिवार उसके विचार को मानने लगे थे। 1907 तक क्या हुआ, तो 1890 के आसपास जो है ये सवाल खड़ा किया, और 1907 मतलब 17 साल के बाद क्या हुआ, तो 3000 परिवार जो थे वो सामिन के विचार से जो है वो मतलब खुश हो गए थे कि सामिन भैया जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तो सामिन भैया जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामिनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विद्रोह किया, जबकि दूसरे ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया, ठीक है। जब डच जो लोग थे तो वो लोग जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए, मतलब जमीन के बारे में जांच पड़ताल करने आए, तो उन्होंने यहाँ पर क्या पाया, जो सामिनवादी लोग थे वो इनका विद्रोह करने के लिए जो थे वो जमीन पर लेट गए थे, ठीक है। जबकि कुछ लोग जो थे वो लगान या जुर्माना भरने से जो है वो मना कर दिए थे, और मुफ्त में काम करने से भी जो है ये लोगों ने इनकार कर दिया, ठीक है। बेगार मतलब क्या हो गया, तो बिना मजदूरी के जो काम करता है, तो मुफ्त में काम करने से भी इन लोगों ने जो है वो क्या किया, तो इन लोगों ने जो है वो कह दिया कि अब जो हम फ्री में काम नहीं करेंगे, लगान उगान देंगे नहीं, क्योंकि इस पर जो है वो प्रकृति का है, इस पर जो है हवा जो है, पानी जो है, जो धरती जो है, वो जमीन जो है वो क्या है, तो वो पूरी तरह सरकारी है, वो राज्य का जो है बनाया हुआ नहीं है, इस पर जो है वो राज्य का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो लोग जो है वो भड़क उठे और सामिनवादी बन गए, सामिन के विचार को जो है वो सही कहने लगे, और लोग जो है वो डच का विरोध करने लगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि सामिन की क्या चुनौती थी। सामिन ने चुनौती जो है वो अपना शुरुआत कब की थी, तो 1890 में, और 17 साल बाद 1907 में 3000 परिवार जो थे वो इसके विचार में सक्रिय हो गए थे, और इसका दामाद भी जो था ना वो बहुत ज्यादा सक्रिय था, ठीक है। तो अब आता है युद्ध और वन विनाश, ठीक है। अब क्या आता है, तो युद्ध और वन विनाश। युद्ध मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है पहला और दूसरा विश्व युद्ध के बारे में। तो पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगल पर गहरा असर पड़ा। पहला और विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से लेके 1918 के बीच हुआ था ना। और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से लेके 1945 तक, ठीक है। कब हुआ था, तो 1939 से 1945 तक। तो जिसको हम लोगों ने, जिस चीज के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि 1945 में जो है, मई 1945 में दूसरा विश्व युद्ध जो है वो खत्म हुआ, और उस समय जो है वो जापान का पराजय हुआ और हिटलर का भी पराजय हुआ, और जापान पे जो है वो अमेरिका ने परमाणु बम पटक दिया, क्योंकि जापान जो था वो अमेरिका को जो है वो जबरदस्ती जाके उंगली कर रहा था। अमेरिका तो बेचारा चुपचाप बैठल था, लेकिन जापान जो है उसकी सेना पर हमला कर दिया, जिसका हर्जाना ये भरना पड़ा कि जापान पे जो है वो परमाणु पटक दिया गया अमेरिका के द्वारा, ठीक है। तो पहला और दूसरा विश्व युद्ध जो है वो जंगल पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डाला। भारत में तमाम चालू कार्य योजना को जो है वो स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरत को पूरा करने के लिए बेहितास जो है वो पेड़ काटा। इन्होंने क्या किया, तो बेतहासा पेड़ काटा, मतलब इतना पेड़ काटा कि कहा ना जा सके, बहुत ज्यादा पेड़ काटा।
इन लोगों ने क्या किया, तो जितना भी कार्य योजना चल रहा था उस सबको जो है वो रोक दिया, स्थगित कर दिया, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध जो चल रहा था वो इंग्लैंड और जर्मनी के बीच चल रहा था। ठीक है, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच चल रहा था, और भी देश थे लेकिन मुख्य रूप से जो है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जो है वो कब्जा किस पे करके रखा था, भारत के ऊपर कब्जा करके रखा था। ब्रिटिश लोग जो थे वो भारत के ऊपर कब्जा करके रखे थे, इसलिए यहाँ पर जो है मैं इंग्लैंड का बात कर रहा हूँ। तो इंग्लैंड और जर्मनी में चल रहा था। तो इंग्लैंड क्या था, तो इंग्लैंड जो है वो यहाँ से जो है वो सेना की जरूरत के लिए जितना भी चीज था, बंदूक बनाना है तो उसके लिए पेड़ काट रहा है, पेड़ से बंदूक बना रहा है, और भी जितना जरूरत था तो उसके लिए जो है वो बेहितासा पेड़ काटा, मतलब कहाँ नहीं जा सके इतना पेड़ काटा। जावा पर जापानियों ने कब्जा जावा पर जापानियों के कब्जा करने से ठीक पहले डच ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीन और सौगान के विशाल लट्ठों के ढेर को जला दिया गया, जिससे वे जापानियों के हाथ ना लग पाए। तो जब डच लोग वहां से भाग रहे थे, जब डच लोग जो है वो जावा से भाग रहे थे, तो वो लोग जो है एकदम नीच पापी दुष्ट वाला काम किया। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, तो भस्म कर भागो, भस्म कर भागो। ठीक है, स्कॉर्चेड अर्थ पॉलिसी, मतलब जो है वहां पर जो सागवान का जो विशाल लट्ठे जो इकट्ठा किया गया था, बड़े तौर पर जो लट्ठे इकट्ठा किया गया था, लट्ठे मतलब क्या हो गया, तो लकड़ियां जो इकट्ठा की गई थी उसको क्या किया गया, तो उसको जो है वो जला दिया, और आरा का जो मशीन था उसको जला दिया गया, ताकि जापान के हाथ जो है वो कुछ नहीं लग सके। मैंने क्या बोले, दुष्ट वाला आदमी जो है ना, डच वाला जो आदमी था एकदम दुष्ट था, पूरा एकदम नीच दुष्ट पापी आदमी था। ठीक है, इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। उसके बाद क्या किया, तो जब जापान ने इस पर कब्जा कर लिया, किस पर, तो जावा पर जब कब्जा कर लिया, तो वहां के लोगों को क्या कहा कि जंगल को जो है वो अब काटना नहीं है, जंगल के काटने पर जो है वो रोक लगा दी, और अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगल का निर्मम दोहन किया। ठीक है, इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया में अंग्रेज लोग जो है जंगल का दोहन करने लगे, और जावा में जापान के लोग जो है वो क्या करने लगे, तो जंगल का दोहन करने लगे। इसलिए यहाँ पर इंडिया और जावा के बारे में बताया गया है। ठीक है, भारत और जावा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, बहुत सारे गांव वाले ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। ठीक है, इसने क्या किया, तो जब जो है मतलब जंगल का सफाया किया जाने लगा, तो जंगल का सफाया किया गया तो वहां पर जो है वो जमीन निकलती गई, तो जो ग्रामीण लोग थे वो क्या करने लगे, तो इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी खेती का विस्तार करने लगे। जंग के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए इन जमीन को वापस हासिल करना जो है वो कठिन हो गया था, क्योंकि जहां पर पहले ये था जंगल था, तो जंगल का जब लकड़ी वगैरह काट दिया गया, जितना भी पौधा था उसको काट दिया गया, तो वहां पर क्या हुआ, जमीन निकला, तो वहां के जो ग्रामीण लोग थे वो उस जमीन पर खेती करने लगे। तो जब खेती करने लगे तो लोग जो है वहां पर बस गए, तो ये जो जमीन था वापस से जंगल, जो वन विभाग था उसको पाने के लिए जो है वो मुश्किल हो गया था। ठीक है, हिंदुस्तान की तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रण करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने के लिए वन विभाग की जीत के बीच टकराव पैदा हुआ। अभी भी क्या है, अभी भी भारत में जो है वो लोगों के बीच और वन विभाग के बीच जो है वो अक्सर जो है वो युद्ध होता है, टकराव होता है। युद्ध तो नहीं होता, टकराव अक्सर होता है। ठीक है, कोई ऐसा जमीन रहता है जो पता लगता है कि वन विभाग का पुराना जमीन था, तो वो क्या हुआ, वहां से जंगल का सफाया हुआ, तो वो जो जमीन था वो ग्रामीण इलाके में बट गया। तो अभी भी कोई जमीन ऐसा निकल जाता है जो वन विभाग का है, जिसके कारण जो है हिंदुस्तान में भी जो है, हिंदुस्तान की तरह जावा में भी जो है वो वन विभाग और लोगों के बीच जो है वो टकराव होता रहता है। ठीक है, जैसे होता है ना, कहीं पे कोई जमीन रहता है सरकारी निकल जाता है या वन विभाग का रहता है, तो वहां पर जो है वो आदेश दिया जाता है कि जमीन को खाली करवाया जाए, तो लोग और जो पुलिस वगैरह रहता है, जो फोर्स रहता है, उसके बीच अक्सर टकराव होता है। वही चीज वहां पर बताया जा रहा था। अब आता है वानिकी के नए बदलाव। ठीक है, वानिकी के जो मतलब जो जंगल उगाने का जो तरीका था उसमें क्या नए बदलाव हुए, तो 80 के दशक में एशिया और अफ्रीका की सरकार को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदाय को जंगल से बाहर रखने की नीति के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। ठीक है, तो 80 के दशक में क्या हुआ, तो एशिया और अफ्रीका की सरकार को पता चल गया, एशिया मतलब एशिया जहां पर हम लोग रह रहे हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में हम लोग रह रहे हैं ना, एशिया में और भी देश है, चाइना है, रसिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बहुत से देश हैं। उसके बाद अफ्रीका के जो देश है, अफ्रीका की जो सरकार थी, उनको भी ये लगने लगा कि नहीं बाबू, जो जंगल के जो लोग हैं उन लोगों को जो है वो जंगल से दूर रखना जो है वो बहुत ही डेंजर हो सकता है। इसके लिए जो है वो बार बार टकराव पैदा होते हैं, जिसके परिणाम में ये निकला कि वन से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगल का संरक्षण जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया।
पहले जो है वो जंगल से क्या किया जाता था, जो अच्छी लकड़ी होती थी उसकी कटाई कर ली जाती थी, लेकिन अब जो है वो लगने लगा सरकार को कि नहीं, अब जो है वो जंगल का संरक्षण करना जो है वो जरूरी है। तो क्या है, अब जो जंगल का संरक्षण करना जरूरी है। सरकार ने यह मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वाले की मदद लेना होगा। सरकार को ये लगने लगा कि जो वन के आसपास रहते हैं, जो जंगल के जो आदिवासी लोग हैं, उन लोगों का जो है वो मदद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर मदद नहीं लेंगे तो ये जो लक्ष्य है, कौन सा लक्ष्य, जंगल संरक्षण का जो लक्ष्य है वो हासिल नहीं हो पाएगा। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में कई घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीण ने सरना, देवरा कुड़ू, कान, राई इत्यादि नाम से पवित्र बगीचे समझकर इनकी जो है वो रक्षा की। ठीक है, मिजोरम से लेके केरल तक जो है वो जंगल इसलिए बच पाया क्योंकि लोग जो है वो पवित्र नाम रखकर जो है वो बगीचा का जो है रक्षा करते थे। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर ही निर्भर था, कुछ जो गांव था वो वन रक्षक पर ही निर्भर था, जो वन की रक्षा करते थे उस पर ही कुछ कुछ गांव जो था वो निर्भर था। सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया यहाँ पर। तो कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी अपने आप करते थे। ठीक है, कुछ गांव जो थे, कुछ गांव के लोग जो थे वो जो है वन रक्षक पर निर्भर रहने की जगह, वन रक्षक मतलब जो वन की रक्षा करने के लिए जो फोर्स बनाया जाता है उस पर निर्भर रहने की वजह जो है वो खुद जो है वो जंगल की चौकसी करते थे, मतलब जंगल की पहरेदारी जो है वो खुद करते थे। इनमें हर परिवार जो था वो बारी बारी से अपना योगदान देता था, जितना भी परिवार होता था वो बारी बारी से अपना योगदान देता था। अब जैसे एक सप्ताह किसी गुलटनमा के परिवार को दे दिए, दूसरा सप्ताह पलटनमा के परिवार को दे दिए, तीसरा सप्ताह स्वीटी के परिवार को दे दिए, उसके बाद और भी जितना भी वहां पे लोग होंगे, तो ऐसा जो है लोग अपने आप में बांट लेते थे। वन समुदाय और पर्यावरणविद और वन प्रवर्धन के वैकल्पिक तरीके के बारे में सोचने लगे। ठीक है, वन समुदाय जो थे वो वन प्रबंधन के जो है वो वैकल्पिक तरीके, मतलब जो जो तरीका था उसके बारे में सोचने लगे। तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को हम लोगों ने जो है वो पूरे मतलब अच्छे से पढ़ा, पूरा मैंने अपना 100% दिया। अगर आपको जो है वो समझ में आया होगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। मैं कुछ नहीं आपसे कह रहा हूँ, बस एक लाइक जरूर कर देना। अगर मन नहीं करे तो सब्सक्राइब मत करना, लेकिन लाइक जरूर से कर देना, उससे मोटिवेशन मिलता है। और हो सके तो एक कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।